Most welcome to our channel. Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6. Class 6 History Textbook, our past 1. Chapter 9. Chapter 9 is Traders, Kings and Pilgrims. Traders, Kings and Pilgrims. Now this chapter explores the flourishing trade route. The flourishing trade routes, both land and sea, the rise of powerful kingdoms that controlled these routes, like the Satavahanas and Kushanas, and the major religious developments in Buddhism, focusing on the movement of pilgrims. इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स, इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है फ्लरिशिंग ट्रेड रूट्स के बारे में। ट्रेड रूट्स क्या था उस समय का, जो उस समय फ्लरिश हो रहा था ट्रेड रूट्स, वो कौन कौन सा था, लैंड वाला भी और सी वाला भी। एंड द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम, जो पावरफुल किंगडम्स ना राइज हुए थे उस समय, जो है पावरफुल किंगडम जो राइज हुए थे और कंट्रोल करते थे इस रूट्स को। जो ये रूट था ना, ट्रेड रूट फ्लरिश हुआ था, और उसको पावरफुल किंगडम जो राइज होके उसको कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि सातवाहनाज, कुशानाज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट भी जो हुआ था, जो बुद्धिज़्म का हुआ था, फोकसिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स, और फोकस भी करेंगे इस बात पे कि मूवमेंट पिलग्रिम्स का कैसे होता था। तो दीज ऑल अबाउट हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेट अस मूव फर्दर। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फर्स्ट टॉपिक है ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड एंड ट्रेडर्स, न्यू ट्रेड रूट्स। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है सब टॉपिक न्यू ट्रेड रूट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ इंडिया। अभी हम लोग देखेंगे कि साउथ इंडिया का उस समय क्या इंपॉर्टेंस था। इस चैप्टर में बताया गया है कि साउथ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट था उस समय। साउथ इंडिया वाज फेमस, क्या चीज़ के लिए फेमस था साउथ इंडिया? साउथ इंडिया हमारा फेमस था फॉर गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रीसियस स्टोन्स के लिए। गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए एंड प्रीसियस स्टोन्स के लिए। स्पाइसेस में भी स्पेशली क्या चीज़ के लिए? पीपर के लिए। पीपर को वाज particularly valued in the Roman Empire, earning it द निक नेम ब्लैक गोल्ड। यानी पीपर को स्पेशली पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता था रोमन एम्पायर में। कहाँ पे? रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता था। अर्निंग इट द निक नेम, निक नेम इसका क्या रखा गया था? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड इसका निक नेम रखा गया था। यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ इंडिया हम लोग इसमें देख रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा पैसेज है, फर्स्ट पैसेज में हम लोग जो है इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ इंडिया देख रहे थे। क्या क्या देखे इसमें? कि साउथ इंडिया वाज फेमस, साउथ इंडिया बहुत फेमस था। क्या क्या चीज़ के लिए? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस में स्पेशली हमारा पीपर के लिए बहुत फेमस था, और प्रीसियस स्टोन्स के लिए भी फेमस था। पीपर को तो पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा वैल्यू मिलता था कहाँ पे? रोमन एम्पायर में, कि इसको एक निक नेम मिल गया था। क्या निक नेम मिला था? ब्लैक गोल्ड का। यानी पीपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा था ना। इसके बाद क्या है? द एविडेंस। द एविडेंस, एविडेंस देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड न्यूमरस रोमन गोल्ड कॉइन्स। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारा जो है न्यूमरस, बहुत सारा रोमन गोल्ड कॉइन मिला है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? बहुत सारा रोमन गोल्ड कॉइन्स मिला है साउथ इंडिया में, कंफर्मिंग दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेड बिटवीन साउथ इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। इससे ये कंफर्मेशन मिलता है कि एग्जिस्टेंस था एक्सटेंसिव ट्रेड का, बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड होता था। किसके बीच होता था? साउथ इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था उस समय। यानी एविडेंस में हम लोग क्या देखते हैं? एविडेंस कैसे पता चला इस चीज़ का कि ट्रेड होता था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड न्यूमरस रोमन गोल्ड कॉइन्स। क्या मिलता था उस समय का बहुत सारा आर्कियोलॉजिस्ट को रोमन गोल्ड कॉइन्स मिला है साउथ इंडिया में। कहाँ मिला है? साउथ इंडिया में। इससे कंफर्म क्या होता है कि एग्जिस्टेंस था ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेड। किस तरह का ट्रेड था? एक्सटेंसिव ट्रेड था बिटवीन साउथ इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया के बीच बहुत अच्छा एक्सटेंसिव ट्रेड था। इसका एग्जिस्टेंस हम लोगों को पता चलता है।
नो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सी रूट्स के बारे में पढ़ना है अब हम लोग को। नो दिस पार्ट इज सी रूट्स। सी रूट्स में देखते हैं तो मॉनसून नॉलेज sailors discovered that the monsoon winds ब्लू अक्रॉस द अरेबियन सी। सेलर्स को ये पता चल गया, डिस्कवर्ड हो गया उनके द्वारा, दैट द मॉनसून विंड जो है, जो सीजनल विंड को मॉनसून विंड कहते थे, ब्लू अक्रॉस द अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी के अक्रॉस वो बहते हैं। यानी सेलर्स को ये पता चल गया था कि मॉनसून विंड जो है, सीजनल विंड जो है, वो ब्लू करता है किधर, तो अक्रॉस द अरेबियन सी के चारों तरफ वो बहता है। दे यूज्ड दिस नॉलेज टू ट्रेवल मोर क्विकली। अब इसी नॉलेज को वो यूज़ कर लेते थे, इसी नॉलेज को ट्रेवल में वो यूज़ कर लेते थे बहुत क्विकली ट्रेवल करने के लिए। एंड सेफली across the sea to the western coast of the subcontinent। across the sea to the western coast, यानी वेस्टर्न कोस्ट पे जाके इस सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट पे जो सी है उसके अक्रॉस इस नॉलेज को सेफली वो लोग यूज़ कर लेते थे और ट्रेवल कर लेते थे मोर क्विकली। यानी मानसून का नॉलेज क्या हेल्प कर रहा था उन लोगों को सी रूट्स में, तो सेलर्स डिस्कवर्ड दैट, सेलर्स ये पता कर लिए थे कि दैट द मानसून विंड, जो सीजनल विंड है, ब्लू करता है कहाँ पे, अक्रॉस द अरेबियन सी के अक्रॉस वो ब्लू करता है। और दे यूज्ड दिस नॉलेज, इसी नॉलेज का उन्होंने क्या किया, इसी नॉलेज का उन्होंने यूज़ कर लिया टू ट्रेवल मोर क्विकली, बहुत आसानी से ट्रेवल कर लेते थे और सेफली भी अक्रॉस द सी के चारों तरफ वो ट्रेवल कर लेते थे टू द वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के। नाउ इसके बाद क्या है हमारा, पोर्ट्स, गुड्स वेयर कैरीड फ्रॉम सॉदर्न पोर्ट्स टू डिस्टेंट कंट्रीज। गुड्स जो है ना कैरीड होते थे कहाँ से, फ्रॉम सॉदर्न पोर्ट्स से लेके गुड्स कैरीड होते थे डिस्टेंट कंट्रीज़ में। यानी सॉदर्न पोर्ट से गुड्स जितने सारे सामान हैं वो कैरीड होते थे, अलग अलग देशों के लिए वो जाते थे। नाउ थर्ड पार्ट जो हमारा है वो है सॉल्ट एंड फूड। सॉल्ट और फूड के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है, स्पेशली देखते हैं। ट्रेडर्स ऑल्सो कैरीड कॉमन आइटम्स। ट्रेडर्स जो हैं ऑल्सो ट्रेडर्स कैरीड क्या चीज़ करते थे, कॉमन आइटम्स भी ट्रेडेड करते थे। ट्रेडर्स अपने साथ और भी क्या ले जाते थे, कैरीड कॉमन आइटम्स लाइक सॉल्ट, एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन। सॉल्ट का क्या यूज़ होता था, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है प्रिजर्वेशन के लिए, यानी जिसे संरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था। एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन, ग्रेन एंड क्लॉथ ऑन फुट एंड ऑन एनिमल्स। ट्रेडर्स ऑल्सो कैरीड कॉमन आइटम्स। ट्रेडर कॉमन आइटम्स भी कैरीड करते थे अपने साथ, क्या क्या चीज़, सॉल्ट को कैरीड करते थे, ग्रेन्स को करते थे, क्लॉथ्स को, ऑन फुट एंड ऑन एनिमल्स, खुद से भी ले जाते थे और एनिमल के साथ भी वो ले जाते थे। यानी एनिमल में एनिमल के ऊपर लोड करके भी ले जाते थे और ख़ुद से भी पैदल वो लेके चले जाते थे। और सॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस था, एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन। अभी भी हम लोग सॉल्ट का प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, उसे पिकल बनाना, बहुत सारा चीज़ रेडी करना, तो सॉल्ट का उस समय भी एसेंशियल यूज़ होता था प्रिजर्वेशन के लिए ना। इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, द कंट्रोल ऑफ रूट्स किंगडम्स। कंट्रोल ऑफ रूट्स यानी किंगडम्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ट्रेड रूट्स ब्रॉट वेल्थ मेकिंग इट डिजायरेबल फॉर किंग्स टू कंट्रोल देम। ट्रेड रूट क्या किया, ब्रॉट वेल्थ, ट्रेड रूट्स बहुत सारा धन लाता था, ब्रॉट करता था वेल्थ, मेकिंग इट डिजायरेबल, इसलिए इसे डिजायरेबल बना दिया किंग्स के लिए कि उनको कंट्रोल करना। ट्रेड से क्या होने लगा, बहुत सारा धन आने लगे, बहुत सारा वेल्थ आने लगा, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ गई कि किंग्स को लगने लगा कि अब इसे कंट्रोल किया जाए। किंग्स क्या किए उसके बाद, इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। ट्रेड रूट क्या करता था, ब्रॉड करता था, लाता था वेल्थ को, यानी धन लाता था, मेकिंग इट डिज़ायरेबल, इसीलिए किंग्स अब इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द सॉदर्न पाथ। द सॉदर्न पाथ, दक्षिण पथ, जिसे क्या कहा जाता था, दक्षिण पथ भी कहते थे, द सॉदर्न पाथ को दक्षिण पथ भी कहते थे। द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, ये जो रूट था नॉर्थ से साउथ का,
द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ वाज कॉल्ड, क्या कहते थे इसको, दक्षिण पथ। लिटरली इसका मीनिंग क्या होता था, द पाथ दैट लीड्स टू द साउथ, एक ऐसा रोड जो साउथ की तरफ ले जाए, इसी दक्षिण पथ कहते हैं। साउथ को हिंदी में दक्षिण कहा जाता है, इसीलिए दक्षिण पथ इसको कहा जाता था। द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ वाज कॉल्ड, क्या कहते थे इसको, दक्षिण पथ। इसका मीनिंग क्या होता है, पाथ जो लीड्स करे साउथ की ओर। नाउ अब सातवाहना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सातवाहना जो डायनेस्टी थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी दैट कंट्रोल्ड द दक्षिण पथ, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलिंग डायनेस्टी उस समय की थी, जो कंट्रोल करती थी किसको, इस दक्षिण पथ को, यानी रोड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था उसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी यही थी सातवाहना डायनेस्टी, जो कंट्रोल करके रखी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी जो कंट्रोल करती थी किसको, दक्षिण पथ को, वाज द सातवाहनास। और कब से कब के बीच का बात ये है, 200 BC टू AD 200। Satavahanas, the most important ruling dynasty that controlled the दक्षिण पथ was the Satavahanas। ये कब से कब की बात है, 200 BC टू AD 200। 200 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, 200 साल क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के बर्थ के 200 साल पहले से लेके 200 साल बाद तक, यानी माइनस में भी 200 और प्लस में भी 200, यानी आफ्टर एंटो डोमिनो जो ये लिखा हुआ है 200, यानी 200 साल बाद भी क्राइस्ट के बर्थ के बाद और 200 साल पहले भी, यानी टोटल ये 400 ईयर्स तक जो है ये अपने डायनेस्टी को सरवाइव करके रखी थी। यानी सातवाहना डायनेस्टी 400 ईयर्स तक चला होगा। नौ इसके बाद क्या है, देयर मोस्ट फेमस रूलर वाज गौतमी पुत्र, देयर मोस्ट फेमस रूलर वाज their most famous ruler was गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्या नाम था, their most famous ruler was गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। he and other सातवाहना ruler were called लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स क्या कहलाते थे, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ। इतना इंपॉर्टेंस था। अब देखिए, लॉर्ड्स मीन्स भगवान, यानी दक्षिण पथ का उनको भगवान माना जाता था। यानी देयर मोस्ट फेमस रूलर कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ही एंड अदर जो सातवाहना रूलर थे उनको क्या कहा जाता था, तो लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ, यानी दक्षिण पथ के भगवान के रूप में जाना जाता था। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द सिल्क रूट। वी हैव टू डिस्कस सिल्क रूट। द सिल्क रूट, द सिग्निफिकेंस, इसका जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था, देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट ऑफ द टाइम, उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेड रूट था वो सिल्क रूट के रूप में जाना जाता था। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट उस समय का था ऑफ द टाइम वाज द सिल्क रूट। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उस समय का जो ट्रेडिंग रूट था, कौन सा रूट, ट्रेड रूट था उस समय का, वो सिल्क रूट ही था, जो लिंक किसको करता था, चाइना को टू द वेस्ट, चाइना को वेस्ट से कनेक्ट करता था, यानी रोमन एम्पायर से, स्पेशली रोमन एम्पायर से। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ऑफ द टाइम वाज द सिल्क रूट, जो लिंक किसको करता था, लिंक चाइना टू द वेस्ट, यानी रोमन एम्पायर से। द नेम कम्स फ्रॉम द वैल्यूएबल सिल्क क्लॉथ कैरिंग अलॉन्ग इट। नेम इसका सिल्क रूट क्यों पड़ा है, क्योंकि जो कैरी होता था ना वैल्यूएबल सिल्क क्लॉथ, इसी के द्वारा, यानी द नेम कम्स फ्रॉम द वैल्यूएबल सिल्क क्लॉथ कैरीड अलॉन्ग इट, जो वैल्यूएबल बहुत मूल्यवान जो सिल्क क्लॉथ इससे कैरीड होता था इस रास्ते से, इसीलिए इस रास्ते का नाम, रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। ना इसके बाद क्या है, इसकी जर्नी के बारे में देखते हैं। द जर्नी, सेंडिंग सिल्क टू रोम, सिल्क कहाँ भेजा जाता था, रोम। सेंडिंग सिल्क टू रोम वाज हजार्डस, ये बहुत हजार्डस था। सेंडिंग सिल्क टू रोम वाज हजार्डस, सिल्क को रोम भेजना बहुत खतरनाक था। एंड एक्सपेंसिव भी था। एक्सपेंसिव क्यों था और खतरनाक क्यों था, आगे हम लोग देखते हैं। एज इट हैड टू
पास थ्रू माउंटेन्स, क्योंकि इसको माउंटेन से पास करना रहता था और डेजर्ट से पास करना रहता था। एज इट हैड टू पास थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, पीपल अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स, और जो रास्ते के लोग थे ना, डिमांड करते थे पेमेंट के लिए, पेमेंट भी यानी टैक्स के रूप में मांगते थे। फॉर अलाउइंग गुड्स टू पास, वो सामान को आगे पास करने के लिए वो पेमेंट मांगते थे। तो इसलिए कहा गया है कि हजार्डस भी था और एक्सपेंसिव भी था। यानी सेंडिंग सिल्क टू रोम जो है बहुत ज़्यादा हजार्डस भी था और एक्सपेंसिव भी था। हजार्डस जो है इसलिए था क्योंकि इसको पास करना होता था माउंटेन से और डेजर्ट से, और एक्सपेंसिव क्यों था, क्योंकि पीपल अलोंग द रूट, जो रास्ते के लोग थे ना, ऑफन डिमांडेड पेमेंट मांग लिया करते थे। फॉर अलाउइंग गुड्स टू पास, गुड को आगे बढ़ाने के लिए, गुड्स को जो सामान आगे बढ़ाना है उसके लिए वो पेमेंट डिमांड करते थे। इसीलिए ये जो जर्नी है वो हजार्डस भी था और एक्सपेंसिव भी था। नो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द कुशानाज। कुशानाज के बारे में पढ़ना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर, ये कुशानाज क्या थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे हु कंट्रोल्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिल्क रूट। जो कंट्रोल किसको करते थे? सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, यानी सिल्क रूट के सेंट्रल पार्ट को कंट्रोल कौन करते थे? वेयर द कुशानाज, वे कुशानाज थे। इनका कब का ये बात है? एंटो डोमिनो 100, यानी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 साल बाद की बात है, यानी प्लस जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके 100 ईयर्स बाद की बात है। यानी AD 100 जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही होता है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 ईयर्स आफ्टर। और ये हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, प्लीज़ गो टू दैट चैप्टर। इसमें प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑल चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए। द कुशानाज, कुशानाज में क्या पढ़ रहे थे? द मोस्ट पावरफुल रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सेंट्रल पार्ट, जिसने सेंट्रल पार्ट को कंट्रोल किया, ऑफ द सिल्क रूट, सिल्क रूट के सेंट्रल पार्ट को जिसने कंट्रोल कर लिया वो कौन थे? कुशानाज थे। AD 100 की ये बात है। अब आइए डिटेल से देखते हैं। देयर टू मेन सेंटर्स, उनका जो दो मेन सेंटर्स था पावर का वो कौन कौन सा था? पेशावर था और मथुरा था। कौन सा दो सेंटर था? पेशावर और मथुरा। देयर टू मेन सेंटर्स ऑफ पावर, यानी उनके पावर का जो दो मेन सेंटर था वो कौन कौन सा था? एक तो पेशावर था और एक मथुरा था। नाउ ड्यूरिंग देयर रूल, उनके रूल के समय, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट का एक ब्रांच जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द इंडस रिवर। उनके रूल के समय क्या हुआ था? एक ब्रांच जो है सिल्क रूट का एक्सटेंड हुआ था। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के नीचे से, टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द इंडस रिवर, यानी सी पोर्ट जो माउथ है इंडस रिवर का वहाँ तक। यानी उनके समय क्या हुआ था? ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट का एक ब्रांच एक्सटेंड हो गया था। कहाँ से कहाँ? तो सेंट्रल एशिया के डॉन से सी पोर्ट जो है वो इंडस रिवर के माउथ का वहाँ तक। नाउ इसके बाद क्या है? द कुशानाज वेयर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडिया में कुशानाज पहले ऐसे रूलर थे, इंडिया में कुशानाज पहले ऐसे रूलर थे जो उन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन्स। कौन सा? गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स को इशू करने वाले कुशानाज ही थे। द कुशानाज वेयर द फर्स्ट, ध्यान रखना ये फर्स्ट ऐसे थे रूलर जिन्होंने इशू किया था गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद क्या है? कनिष्का। कनिष्का वाज देयर मोस्ट फेमस रूलर। कुशानाज में ही कनिष्का के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कनिष्का जो थे देयर मोस्ट फेमस रूलर नोन फॉर इनिशिएटिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कुशानाज में ही हम लोग जो कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, कनिष्क जो हैं उन्हीं के एक रूलर थे जो बहुत फेमस रूलर हुए कुशानाज में। कनिष्का जो है बहुत फेमस रूलर हुए, नोन फॉर, जिनको क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इनिशिएटिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का जो है इनिशिएट किए थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ था। ना नेक्स्ट हम लोग का क्या पार्ट है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म।
The Kushana period saw significant changes and the widespread expansion of Buddhism. कुशाना का जो पीरियड था उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला एंड द वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन भी हुआ. वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन हुआ क्या चीज़ का? बुद्धिज़्म का. यानी बुद्धिज़्म का वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन कब हुआ था? कुशाना के पीरियड में. कुशानास पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट भी चेंजेस देखने को मिला और वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन भी हुआ बुद्धिज़्म का. जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है? न्यू फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म. मतलब बुद्धिज़्म का न्यू फॉर्म्स डेवलप हुआ. देखते हैं कौन सा फॉर्म्स था. तो महायान, द ग्रेट व्हीकल. महायान का क्या मतलब है? महा प्लस यान यानी द ग्रेट व्हीकल. अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इमर्ज्ड विथ टू मेन फीचर्स. एक नया ये फॉर्म है बुद्धिज़्म का जो इमर्ज हुआ था. बुद्धिज़्म का क्या है? ये न्यू फॉर्म है. बुद्धिज़्म का न्यू फॉर्म है जो इमर्ज हुआ विद टू मेन फीचर. जिनकी दो मेन फीचर क्या थी आइए देखते हैं. पहला जो फीचर था, फर्स्ट फीचर जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप क्या होता है? मूर्ति पूजा. यानी द बुद्धा वाज नॉ कंसिडर्ड अ गॉड. बुद्ध को अब एक गॉड के रूप में माना जाने लगा. द बुद्ध वाज नॉ कंसिडर्ड अ गॉड एंड स्टैचूज ऑफ द बुद्ध वेयर मेड. स्टैचूज बुद्ध के बनाए जाने लगे और उनकी पूजा की जाने लगी एंड वर्शिप्ड. एग्जाम्पल गोज टू इन मथुरा एंड तक्षशिला. मथुरा और तक्षशिला में ऐसा बहुत सारा जगह होना स्टार्ट हो गया. आइडल वर्शिप फर्स्ट था इसमें. द बुद्धा वाज नॉ कंसिडर्ड अ गॉड. बुद्ध को कंसिडर्ड अब गॉड के रूप में, भगवान के रूप में मान्यता मिलने लगी और इनके स्टैचूज बनाए जाने लगे और उनको वर्शिप किया जाने लगा, पूजा करने लगे उनको सब. तो अभी हम लोग महायान का जो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वही पढ़ रहे हैं. महायान का जो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है इमर्ज जो हुआ था बुद्धिज़्म का एक न्यू फॉर्म, उसके टू मेन फीचर्स थे. उसी का फर्स्ट जो हम लोग फीचर पढ़ रहे हैं क्या है? फीचर पहला आइडल वर्शिप. यानी बुद्धा वाज नॉ कंसिडर्ड गॉड. बुद्ध को अब जो है गॉड माना जाने लगा. स्टैचूज उनकी प्रिपेयर होने लगी और वर्शिप उनको लोग पूजा करने लगे. मथुरा और तक्षशिला इसका एग्जाम्पल है. और सेकेंड जो मेन फीचर था वो कौन सा था देखते हैं. बोधिसत्वास. People believed that bodhisattvas यानी enlightened beings who temporarily stay in the world to help others should be worshipped. बोधिसत्वास क्या थे? तो पीपल बिलीव, लोग ऐसा मानते थे, लोग ऐसा बिलीव करते थे दैट बोधिसत्वास शुड बी वर्शिप्ड. बोधिसत्वास को भी वर्शिप्ड किया जाना चाहिए यानी उनकी भी पूजा की जानी चाहिए. लोग क्या मानने लगे कि बोधिसत्वास की भी पूजा की जानी चाहिए, शुड बी वर्शिप्ड. ये बोधिसत्वास कौन थे? तो इनलाइटेंड बीइंग्स थे. मतलब ऐसे बुद्ध के ही तरह और भी जो लोग उनके ही तरह जो ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, इनलाइटेंड हो गए हैं, हु टेम्पररी स्टे इन द वर्ल्ड टू हेल्प अदर्स. जो वर्ल्ड में अभी भी हैं, जीवित हैं, जो ताकि दूसरे लोगों का हेल्प कर सकें, इन लोगों को बोधिसत्वास कहा जाता था. यानी बोधिसत्वा कौन से लोग हैं? इनलाइटेंड बीइंग्स हैं. मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और टेम्पररीली स्टे मतलब जो दुनिया में रुक गए हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए वो रुके हुए हैं दुनिया में, इन्हीं को बोधिसत्वास कहा जाता था. और बोधिसत्वा के लिए क्या ये लोग मान्यता रखते थे? पीपल बिलीव दैट बोधिसत्वास शुड बी वर्शिप्ड. यानी बोधिसत्वा का भी पूजा की जानी चाहिए. बोधिसत्वास शुड बी वर्शिप्ड. बोधिसत्वा की भी पूजा की जानी चाहिए. और नेक्स्ट इसके बाद जो है हम लोग को हीनयान, द लेसर व्हीकल के बारे में पढ़ना है. जो हीनयान है बुद्धास्ट के ही न्यू फॉर्म, बुद्धिज़्म का ही न्यू फॉर्म है हीनयान. द लेसर व्हीकल द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म. सॉरी, ये ओल्डर फॉर्म था, पहले से बुद्धिज़्म में था ऑलरेडी. हीनयान जो है द लेसर व्हीकल, ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, ये ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज़्म का, विच डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ आइडल. इसमें क्या है कि वर्शिप आइडल्स का नहीं होता. यानी बुद्धिज़्म की एक ऐसी फॉर्म थी ओल्ड वाली जिसमें वर्शिप
आइडल्स का नहीं होता है, यानी आइडल्स का वर्शिप नहीं होता था। लेकिन ये न्यू फॉर्म जो बनी महायान वाला, द ग्रेट व्हीकल वाला, इसमें क्या हुआ कि आइडल वर्शिप होने लगी। और ऑलरेडी जो पहले से था हीनयान, द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं था, यानी वर्शिप ऑफ आइडल नहीं होता था पहले ना। इसके बाद क्या है हम लोग का टॉपिक, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। स्प्रेड बुद्धिज़्म कैसे कैसे, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, आइए देखते हैं। सेंट्रल एशिया, बुद्धिज़्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान एंड जापान वाया द सिल्क रूट। सेंट्रल एशिया से जो है बुद्धिज़्म कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, तो बुद्धिज़्म स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। किस रूट से आया बुद्धिज़्म, तो सिल्क रूट से, यानी सिल्क रूट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म के लिए। यानी बुद्धिज़्म जो है सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान कैसे पहुंचा, तो सिल्क रूट से वो पहुंच गया ना। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया कैसे पहुंचा, ये देखते हैं। तो बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू द साउथ, साउथ भी पहुंच गया, एंड ईस्ट टू द श्रीलंका एंड म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, थाईलैंड भी पहुंच गया, इंडोनेशिया भी पहुंच गया, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी बुद्धिज़्म पहुंच गया। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू द साउथ एंड ईस्ट टू द श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। अब एक टॉपिक है थेरावदा, थेरावदा बुद्धिज़्म, थेरावदा बुद्धिज़्म। The older Hinian form Theravada was more popular in these southern and eastern region। ये जो southern और eastern regions हैं, ये जो क्षेत्र हैं southern और eastern region, वहाँ पे ये older form जो है हीनयान वाला फॉर्म जिसे थेरावदा कहते हैं, वही ज़्यादा पॉपुलर है। ये ध्यान रखना है, द ओल्डर हीनयान फॉर्म जो थेरावदा है वही ज़्यादा पॉपुलर है, मोर पॉपुलर इन, ये जो सॉदर्न और ईस्टर्न रीजन अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे थेरावदा बुद्धिज़्म ही ज़्यादा फेमस है। द ओल्डर हीनयान फॉर्म थेरावदा, यानी ये थेरावदा जो है वो हीनयान फॉर्म का ही एक पार्ट है, ओल्डर फॉर्म है, और ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सॉदर्न और ईस्टर्न रीजन में, सॉदर्न और ईस्टर्न रीजन में बहुत फेमस है। नो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स को देखते हैं। पिलग्रिम्स किसे कहा जाता था, डिवोटीज हु ट्रेवल टू होली प्लेसेस, डिवोटीज जो आते हैं ट्रेवल करने कहाँ पे, होली प्लेसेस, डिवोटीज हु ट्रेवल टू होली प्लेसेस, जो डिवोटीज आते हैं कहाँ, होली प्लेसेस पे, यानी पवित्र स्थानों में घूमने आते हैं, उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। प्लेड अ मेजर रोल इन द कल्चरल एक्सचेंज अलोंग दीज ट्रेड रूट्स, इन्होंने बहुत अच्छा मेजर रोल प्लेड किया है, पिलग्रिम्स जो हैं प्लेड किए हैं मेजर रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले किए हैं, क्या चीज़ में, कल्चरल एक्सचेंज में, यानी कल्चर का जो एक्सचेंज हुआ है उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। इन ट्रेड रूट्स से वो आते थे और कल्चर को एक्सचेंज करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। Pilgrims played a major role in the cultural exchange along these trade routes. Now, Chinese Buddhist pilgrims, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस चैप्टर में दिया हुआ, ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में। द मोस्ट फेमस पिलग्रिम्स जो थे, हु ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया अलोंग द सिल्क रूट वेयर, जो मोस्ट फेमस पिलग्रिम्स थे जो ट्रेवल किए कहाँ से, चाइना से इंडिया आए थे, कहाँ से आए थे, चाइना से इंडिया आए थे, अलोंग द सिल्क रूट, सिल्क रूट के थ्रू ही आए थे। यानी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे वो मोस्ट फेमस कुछ पिलग्रिम्स ऐसे थे जो ट्रेवल किए थे चाइना टू इंडिया, और किस रास्ते से आए थे, तो सिल्क रूट से ही वो आए थे। कौन कौन इम्पोर्टेंट वो हैं, तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो फाजियान केम अबाउट 1600 ईयर्स अगो, ये 1600 साल पहले आए थे। फायान जो है केम अबाउट 1600 ईयर्स अगो, ये इतने साल पहले 1600 साल पहले आए हुए हैं। दूसरे जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन है, से हेनसांग, हेनसांग, इसको ह्वानजैंग भी बोलते हैं, हेनसांग भी बोलते हैं। केम अबाउट 1400 ईयर्स अगो, यानी केम अबाउट कब आए थे वो, 1400 ईयर्स अगो ये आए हुए हैं हेनसांग। ओके, नौ थर्ड जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे
जो चाइना से इंडिया आए थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे जो चाइना से इंडिया आए थे, किस रूट से, तो सिल्क रूट से, वो थे इत्सिंग। इत्सिंग कहा जाता था इन्हें। केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग के 50 साल बाद, 50 ईयर्स आफ्टर वो आए थे, कौन, इत्सिंग। नाउ द पर्पस क्या था इनका, दे केम टू विजिट प्लेसेस, वो क्यों आए थे, इनका पर्पस क्या था, दे केम टू विजिट प्लेसेस, वे प्लेसेस घूमने आए थे, एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध भगवान के लाइफ से जो जो प्लेस एसोसिएटेड है, जो जो जगह जो है बुद्ध भगवान के लाइफ से एसोसिएटेड है, उनसे संबंध रखता है, एंड फेमस मोनेस्ट्रीज, और बहुत सारा फेमस मोनेस्ट्रीज भी देखने के लिए वो आए थे, एंड टू कैरी बैक कॉपीज ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के भी कॉपीज जो थे ना, उनको वो कैरी किए, अपने साथ ले गए, यानी अपने साथ वापस वो क्या चीज़ लेके गए, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के कॉपीज़ को लेके गए, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था टू चाइना वो क्या अपने साथ ले गए, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको अपने साथ कैरी करके वापस ले गए। पर्पस उनके आने का क्या था, दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, यानी वो आए क्या चीज़ के लिए, विजिट करने के लिए उन सारे जगहों को जो बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड था, जुड़ा हुआ था, और फेमस मोनेस्ट्रीज भी घूमने के लिए आए थे, एंड टू कैरी बैक, अपने साथ क्या ले गए, तो बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो चाइना वापस अपने साथ ले गए। तो दीज आर द ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अगेन एंड अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग, watching, liking, sharing, subscribing. We will meet in next chapter. Thank you a lot.